Hello to all my dear students. Welcome to Head Start Education. This is your mentor Aman Singh, and in this video we are going to complete the remaining exercise of chapter 8 motion of class 9 science. So in the last video we have done till question number 5 and now we have to do question number 6. So the question number 6 is the distance time graph of three object A, B, C is given. तो ये जो फिगर है इस फिगर में क्या दे रखा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है तीन ऑब्जेक्ट्स का, किस किस का, ए का, बी का और सी का। आपको ये ग्राफ स्टडी करना है, मतलब इस ग्राफ को देखना है, पहचानना है इसमें क्या चीज क्या दी है, और फिर कुछ क्वेश्चंस हैं इनके आपको आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस के आंसर करें उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि ग्राफ क्या क्या रहा है। तो सबसे पहले हमें बता रहा है ग्राफ की कोई भी तीन ऑब्जेक्ट हैं ए, बी, सी और उनका डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितनी देर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, उसे हमने एक ग्राफ में प्लॉट कर दिया। जैसे कि ए ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ए ऑब्जेक्ट शुरू कहां से हो रहा है, इस पॉइंट से शुरू हो रहा है। मतलब अगर मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊं, मान लीजिए रेस यहां से स्टार्ट होने वाली है, ये पॉइंट 0 है, ठीक है, यहां से रेस स्टार्ट होने वाली है। तो ए जो है वो 0 से पहले ही कहीं दूर यहां पे अपनी रेस स्टार्ट कर रहा है, उसे पहले से ही हमने एडवांटेज दे दिया है। ठीक है, हेड स्टार्ट दे रखा है उसे पहले से ही। मतलब ए को यहां से दौड़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, इतना डिस्टेंस तो वो पहले से ही चल चुका है, वो ये बता रहा है ए को मैंने डिनोट किया है ब्लैक कलर से। अगर बी की बात करें तो बी जो पॉइंट है या बी ऑब्जेक्ट है वो कहां से शुरू कर रहा है, 0 से। दैट मीन जहां से रेसिंग स्टार्ट हो रही है बी वहीं पे खड़ा हुआ है और वो कहां से दौड़ना स्टार्ट करेगा, इस इनिशियल पॉइंट से ही। आर यू गेटिंग मी? और बी मैंने डिनोट किया है ब्लू कलर से। सिमिलरली जो सी है, सी को मैंने डिनोट किया है रेड कलर से, और ये सी क्या बता रहा है कि इसने कुछ डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ पे, वो भी 0 की जगह थोड़ा आगे खड़ा हुआ है, लेट से इस पॉइंट पे खड़ा हुआ है और वो यहां से दौड़ेगा। तो अब आप ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख के समझ पाए होंगे कि दरअसल क्या दे रखा है कि एक पॉइंट है 0 से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा है वो कहीं और से, और तीसरा कहीं और से। इसका मतलब क्या है, रेस स्टार्ट तो इस पॉइंट से होनी थी, लेकिन दो ऑब्जेक्ट्स को हमने क्या दे दिया, एडवांटेज दे दिया कि बेटा तुम आगे खड़े हो जाओ, तुम्हें यहीं से भागना है। समझ में आया? पहला क्वेश्चन है विच ऑफ थ्री इज ट्रेवलिंग फास्टेस्ट। पूछा गया है इन तीनों में से, ए, बी और सी में से कौन सा ऑब्जेक्ट सबसे तेज दौड़ रहा होगा या सबसे तेज चल रहा होगा। सो टू फाइंड द आंसर सबसे पहले हमें कंसेप्ट समझना पड़ेगा किस चीज का, स्लोप का। अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो स्लोप का मतलब क्या होता है, ढलान। जैसे कि एक ये स्लोप है और दूसरी ये स्लोप है, ए और बी। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा एक इस स्लोप पे मैंने किसी ऑब्जेक्ट को गिराया और दूसरा बी इस स्लोप पे किसी ऑब्जेक्ट को गिराया, तो इन दोनों में से कौन सा ऑब्जेक्ट, ए या बी, इन दोनों में से कौन सा ऑब्जेक्ट पहले नीचे पहुंचेगा या किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो आपको पता है ढलान जितनी ज्यादा होती है ऑब्जेक्ट उतनी जल्दी नीचे आता है, उसकी स्पीड उतनी जल्दी बढ़ती है। सिमिलरली इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए आपको यहां पे ध्यान रखना है कि स्पीड किसकी ज्यादा होगी, जिसकी स्लोप ज्यादा होगी। स्लोप का मतलब आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, एंगल, जिसका ये एंगल ज्यादा होगा किससे, हॉरिजॉन्टल लाइन से, जिसका एंगल ज्यादा होगा वो क्या होगा, ज्यादा फास्टेस्ट होगा। अगर मैं आपको दो ऑप्शन दूं, एक ऑप्शन ये है, मैं इस थीटा की वैल्यू 30 डिग्री मान लेता हूं, ये एक है, ए ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन ये है, मैं इस थीटा की वैल्यू 60 डिग्री मान लेता हूं, ये बी ऑप्शन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से स्लोप किसकी ज्यादा है, तो आप बताएंगे जिसका एंगल ज्यादा है उसकी स्लोप ज्यादा है, और जिसकी स्लोप ज्यादा होती है उसकी स्पीड भी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो अब आप इस ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि ए, बी और सी इन तीनों में से स्लोप किसकी ज्यादा है। मान लो ये एंगल क्या है, θ1 है, ये वाला एंगल क्या है, θ2 है, और ये वाला एंगल क्या है, θ3 है।
तो इन तीनों में से, इन तीनों एंगल्स में से सबसे ज्यादा एंगल कौन सा बड़ा होगा? θ1, θ2 और θ3 में से सबसे बड़ा कौन होगा? तो आपको पता है θ1 सबसे बड़ा होगा, और मैंने बताया जिसका एंगल ज्यादा होगा उसी की स्पीड भी क्या होगी? ज्यादा होगी। दैट मीन्स θ1 किसका एंगल है? सर ब्लू वाली लाइन बी का। तो स्पीड भी सबसे ज्यादा किसकी होगी? बिल्कुल सही, बी की। तो आंसर आप इसमें लिख देंगे बी। इन तीनों में से सबसे फास्टेस्ट कौन है? बी आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर ऑल थ्री एवर मीट एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड? क्या ये तीनों ऑब्जेक्ट ए बी सी कभी भी एक ही पॉइंट पे मिलेंगे रोड पे? दैट मीन्स ये रोड है, यहां पे तीनों भाग रहे हैं इस डायरेक्शन में, किसी की स्पीड ज्यादा है, किसी की स्पीड कम है। तो क्या कभी कोई ऐसा मोमेंट आएगा जब तीनों एक ही पॉइंट पे मिल जाएं, ए भी इधर ही हो, बी भी इधर हो और सी भी इधर हो? वो कैसे फाइंड करेंगे? तो उसे फाइंड करने के लिए आपको पता लगाना पड़ेगा किसका? इंटरसेक्शन पॉइंट का। और क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट ही क्या बताता है कि वेदर दे विल मीट और नॉट। जैसे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इस पॉइंट पे कौन से दो ऑब्जेक्ट मीट कर रहे हैं या इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आप बताएंगे ब्लू दैट इज बी और रेड दैट इज सी। तो इस पॉइंट पे कौन मीट करेगा? बी एंड सी। इसी तरीके से इस पॉइंट पे कौन मीट करेगा? क्योंकि यहां पे ए और सी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कौन मिल रहा है यहां पे? ए एंड सी। सिमिलरली इस पॉइंट पे कौन मिलेगा? तो आपको पता है यहां पे इंटरसेक्ट कौन कर रहा है? बी और ए। तो यहां पे भी कौन मिलेगा? बी एंड ए। हमें कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं मिला इन तीनों के अलावा जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हो, मतलब तीनों लाइन एक ही जगह, एक ही पॉइंट पे कट रही हो। एंड बिकॉज ये तीनों लाइन कहीं भी किसी एक पॉइंट पे नहीं कट रही, तो वो कभी भी नहीं मिलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो, दे विल नेवर मीट ऑन सेम पॉइंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपको याद रखना है, जहां भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब भी दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं, इसका मतलब वहां पे उस पॉइंट पे दो ऑब्जेक्ट क्या हैं? मिले हैं। और मैं अगर पूछूं आपसे कि बेटा ये बी और सी कितनी दूरी पे मिले होंगे, तो आप यहां से देखेंगे डिस्टेंस वाली लाइन पर, ये डिस्टेंस इधर आ रहा है, दैट मीन्स इस डिस्टेंस पे दोनों मिले होंगे। ठीक है। नाउ सी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सी क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ सी ने कितना ट्रेवल कर लिया होगा जब बी ने ए को पास किया होगा। मतलब बी ने ए को इस पॉइंट पे ही, इस पॉइंट के बाद बी आगे चला गया और ए पीछे रह गया, तो इस पॉइंट पे सी कितना चल चुका है? तो सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा कि इस पॉइंट पे टाइम कितना था। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? एक परपेंडिकुलर खींच के इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे सी ने कितना चला है? तो सर इस पॉइंट पे सी चला है आपका ये, यहां तक सी पहुंच चुका है। लेकिन अब दिक्कत वाली बात क्या है कि सी तो पहले से ही थोड़ा चल चुका था। याद है ना सी कौन सा है? रेड कलर का ऑब्जेक्ट है। और सी तो स्टार्टिंग में ही कुछ चल के आया है। तो उसने ट्रेवल क्या किया है? मेरे कहने का मतलब है, अगर रेस यहां से स्टार्ट हुई और सी ने इधर से दौड़ना स्टार्ट किया है और वो मान लो इधर पहुंच चुका है 8 किलोमीटर तक, और अगर मैं आपसे कहूं कि सी 8 किलोमीटर चला है, तो ये क्या करेक्ट होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें ये वाला पोर्शन माइनस करना है, क्योंकि ये पहले से ही उसने एक्स्ट्रा कवर कर रखा था, तो ये गिनेंगे नहीं। चला कितना है? इतना पोर्शन। तो यहां पे भी हम कैसे फाइंड करेंगे? इसे फाइंड करने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इसमें ये ब्लॉक्स क्या बता रहे हैं। आप अगर काउंट करेंगे अपनी बुक में, तो इसमें कितने ब्लॉक्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। मतलब जो 7 ब्लॉक्स हैं वो किसके बराबर हैं? 4 किलोमीटर के। किसके बराबर हैं? 4 किलोमीटर। ठीक है। तो 1 ब्लॉक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 ब्लॉक की वैल्यू हो जाएगी 4/7 किलोमीटर। बेसिक अलजेब्रा है। इतना तो समझ में आ गया कि 1 ब्लॉक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/7 किलोमीटर। और सी किस पॉइंट तक पहुंच चुका है? किस ब्लॉक पे पहुंच चुका है? तो 7 ब्लॉक तो ये हो गए, प्लस 8 9 10
11, 12, 13, 14. So number of blocks covered by C, कितने कवर किए? 14 माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये इतने ब्लॉक्स था वो पहले से ही आगे था, और कितने ब्लॉक्स आगे था? 1 2 3 4, 4 ब्लॉक्स। तो रियलिटी में सी ने कितना चला है? यहां से लेकर यहां तक ही चला है, ये वाला पोर्शन तो काउंट ही नहीं करेंगे, यहां से लेकर यहां तक चला है। तो ये कितने ब्लॉक्स हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एग्जैक्टली 10 ब्लॉक्स। और जब हमें पता है 1 ब्लॉक किसके बराबर है? 4/7 किलोमीटर के, तो 10 ब्लॉक्स किसके बराबर हो जाएंगे? सो आप लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय सी, कितना हो जाएगा? 10 ब्लॉक्स, और एक ब्लॉक की वैल्यू क्या है? 4/7, और ये हो गया 40/7 किलोमीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। सो नाउ इन पार्ट डी दे हैव आस्क्ड अस हाउ फार बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी, मतलब बी ने कितना ट्रेवल किया होगा जब वो सी को पास कर चुका होगा, सी से आगे जा चुका होगा। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? बी और सी का इंटरसेक्शन पॉइंट, वो है ये, इस पॉइंट पे बी और सी इंटरसेक्ट हुए, और इस पॉइंट के जस्ट बाद बी ने सी को पीछे कर दिया, मतलब बी आगे चला गया और सी पीछे रह गया। ठीक है, तो पूछा गया है इस पॉइंट पे बी कितना ट्रेवल कर चुका है। तो भाई कैसे पता पड़ेगा? अगर नीचे जाएंगे तो टाइम बताएगा, और अगर लेफ्ट में जाएंगे तो क्या बताएगा? वो डिस्टेंस। बिल्कुल सही। तो हमें यहां से एक परपेंडिकुलर डालना है, और इस पॉइंट को हमें कैलकुलेट करना है कि ये कितने ब्लॉक्स आ गए। तो ब्लॉक्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। दैट मीन्स बी कितने ब्लॉक ट्रेवल कर चुका है? 9 ब्लॉक्स। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ ब्लॉक्स ट्रेवल्ड बाय बी, कितने? 9 ब्लॉक्स। तो डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी कितना हो जाएगा? सर 9 ब्लॉक्स हैं, और एक ब्लॉक कितना चलता है? 4/7 किलोमीटर, 4/7 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या आएगा? 9 4 जा 36/7 किलोमीटर, अराउंड 5.1 समथिंग वैल्यू आएगी, आप लोग निकाल लीजिएगा। आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आए हो कि हमने ग्राफ को पढ़ते हुए किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 7 सेज अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर। एक बॉल है जिसे हमने ड्रॉप किया है, किस हाइट से? 20 मीटर की हाइट से। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, मतलब धीरे 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 उसकी वेलोसिटी क्या होती जा रही है? इंक्रीज करती जा रही है। और किस रेट पे इंक्रीज कर रही है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है? एसिलरेशन की यूनिट है। तो मतलब हमें एसिलरेशन दे रखा है। विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। तो पूछा गया है जब ये बॉल यहां से गिरी, 20 मीटर हाइट से गिरी, और जब वो ग्राउंड पे टकराएगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो एक बार इसे ड्रॉ कर लेते हैं जरा इस पूरी सिचुएशन को। ये क्या है? हमारा ग्राउंड है, और ये बॉल है, और ये बॉल कितनी हाइट पे है? ये है सर 20 मीटर की हाइट पे। कहां से? ग्राउंड से। ग्राउंड से इस बॉल की हाइट क्या है? 20 मीटर, और ये बॉल नीचे की तरफ गिरेगी। ठीक है, अब आप मुझे खुद बताइए, जब मैं बॉल को नीचे की तरफ गिराऊंगा तो एट दैट मोमेंट जब वो स्टार्ट होगी उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी? जैसे ये पेन है, मान लीजिए पेन क्या है? बॉल है, और मैं इसे यहां से ड्रॉप करूंगा तो इस समय इसकी स्पीड क्या है? 0। जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा और वो मेरे हाथ में आएगा तब धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ने लगेगी। सो इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो क्या रहेगा? 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर एसिलरेशन कितना दे रखा है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एसिलरेशन है। पूछा गया है यहां पे जब ये ग्राउंड पे टकराएगी तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है,
तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे कि क्या क्या हमें गिवन दे रखा है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस या हाइट कितनी है, तो सर हाइट यहां पे दे रखी है 20 मीटर। एक्सीलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फाइनल वेलोसिटी हम लोगों से पूछी गई है सबसे पहले पार्ट में। सो हम इक्वेशन ऑफ मोशंस का यूज करेंगे इस v की वैल्यू फाइंड करने में। तो हम कौन सी इक्वेशन का यूज करेंगे, हम यूज करेंगे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों सर, यही क्यों यूज करेंगे, बाकी क्यों नहीं, क्योंकि बेटा बाकी इक्वेशंस में टाइम आ जाएगा t और हमें टाइम नहीं दे रखा है। हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, हमारे पास एक्सेलरेशन है, हमारे पास हाइट या डिस्टेंस है। ठीक है, तो सबकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। v की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, u की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2। एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन होगा क्योंकि नीचे जा रहा है और मोशन भी नीचे की तरफ है, दोनों चीज नीचे की तरफ है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा प्लस का 10। और हाइट या डिस्टेंस कितना दे रखा है, तो डिस्टेंस है 20। तो क्या आंसर आएगा, v स्क्वायर की वैल्यू आएगी आपके पास 20 इंटू 2 इंटू 10, कितना आ जाएगा ये 400। तो v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 400। तो v की वैल्यू क्या आएगी, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, किसका 400 का स्क्वायर रूट ले लेंगे आप लोग, इसकी वैल्यू आएगी 20 मीटर पर सेकेंड। अब आप पूछेंगे मीटर पर सेकेंड क्यों आएगी, तो भाई क्या निकाल लें, वेलोसिटी निकाल लें। ठीक है, और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। आई होप ये सब आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है जब ये बॉल यहां से लेकर ग्राउंड पे आएगी तो यहां से लेकर इस नीचे वाले पॉइंट पे आने में उसे कितना टाइम लगा। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए भी हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज करना पड़ेगा। कौन सी वाली यूज करेंगे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, चाहे आप s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी कर सकते हो यूज। मैं इसे यूज कर रहा हूं। फाइनल वेलोसिटी क्या आई है 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन 10, टाइम की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये हो जाएगा 20 इज इक्वल्स टू 10t, और t की वैल्यू क्या आएगी, 10 से इधर डिवाइड होगा, t हो जाएगा आपका 20/10 इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। ठीक है, सेकेंड क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने सभी वैल्यूज किस में ली थी, SI यूनिट में ली थी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सो इन क्वेश्चन नंबर 8 दे हैव सेड द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए कार इज शोन इन फिगर 8.12। तो ये 8.12 फिगर है जिसमें क्या दे रखा है, स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है, किसके लिए, एक कार के लिए। अब ये स्पीड टाइम ग्राफ क्या बताता है, तो समय का जिस तरीके से टाइम चेंज होता है उसके साथ साथ स्पीड में क्या चेंजेस आ रहे हैं। दैट मीन्स एक कार जब स्टार्ट करती है तब उसकी स्पीड 0 है, और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जा रहा है उसकी स्पीड भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, हाइट बढ़ती जा रही है। और 6 सेकेंड्स इस मोमेंट के बाद उसकी हाइट कैसी हो गई है, कांस्टेंट हो गई है। दैट मीन्स स्पीड यहां पे क्या हो गई है, फिक्स हो चुकी है। अब ना ही स्पीड बढ़ रही है ना ही स्पीड घट रही है। सो इन द फर्स्ट पार्ट दे हैव आस्क्ड फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड। तो पूछा गया है कि बताइए कार ने स्टार्टिंग के 4 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, तो अब इसे कैसे फाइंड करेंगे। आई होप आपको याद होगा कि स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर अगर हम एरिया निकालते थे तो वो एरिया क्या बताता था, उसका डिस्टेंस बताता था। ठीक है, आई होप आपको याद होगा। तो आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होगा, फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन डिस्टेंस ट्रेवल, ये मैंने शॉर्ट में डिस्टेंस लिख दिया है, ट्रेवल बाय कार इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स। और ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, इस एरिया के बराबर। इसी वजह से मैंने पॉइंट्स के नेम दे दिए OAB। जरूरी नहीं आप OAB लिखें, आप लिख सकते हैं एरिया फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड्स,
या फिर आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ओ ए बी। और ये एरिया ऑफ ओ ए बी क्या होगा, आप कैसे फाइंड करेंगे इस पूरे का एरिया? तो आपको इसे अज्यूम करना पड़ेगा कि ये क्या है, एक ट्राइंगल है। ऑफ कोर्स ये कर्व्ड लाइन है, लेकिन हमें क्या मानना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा कि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। और ये क्या बनना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनना है। और क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बनना है तो एरिया क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल का, हाफ बेस इंटू हाइट। और अब आप बेस की जगह क्या लिख देंगे, टाइम कितना लगा है 4 सेकेंड्स। हाइट क्या हो जाएगी 6, क्योंकि इस पॉइंट पे पूछा गया है 4 सेकेंड पे। 4 सेकेंड पे जो ये पॉइंट है वो किधर लाई कर रहा है, इस 6 मीटर पर सेकेंड पे। तो आप बेस की जगह क्या लिखेंगे, वैल्यू 4 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 4 सेकेंड के लिए पूछा गया है। और 4 सेकेंड पे हाइट कितनी आ रही है 6, और 4 ये हो जाएगा 6, 2 से 4 कैंसिल और 2 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 12। अब इसकी यूनिट क्या होगी, हमें क्या पूछा गया है, डिस्टेंस, और हमने सभी चीज किस में लिए है, मीटर पर सेकेंड और सेकेंड में। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ऐसा यूनिट मीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। 0 से लेकर 4 सेकेंड में उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, 12 मीटर। फिर आगे पूछा गया है, शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो बोला गया है इस पूरे ग्राफ में वो एरिया शेड करो जो उसने 4 सेकंड में चला है। तो मैंने बताया था एरिया ऑफ ओ ए बी, तो आप क्या करोगे, इस पूरे एरिया को शेड कर देंगे। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा पार्ट। सो बी पार्ट में हमसे पूछा गया है, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। मतलब इस ग्राफ का कौन सा वाला हिस्सा बता रहा है कि जो कार है वो किस में है, यूनिफॉर्म मोशन में। सबसे पहले इस यूनिफॉर्म को मोशन को पढ़ लेते हैं या समझ लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। यूनिफॉर्म मोशन कब कहलाता है, जब एक कार इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ठीक है, क्या, इन इक्वल टाइम ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उसकी स्पीड क्या हो जाए, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि उसकी स्पीड क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, स्पीड ना ही बढ़े और ना ही कम हो। सो आपको इस ग्राफ के किस पार्ट में दिख रहा है कि स्पीड जो है वो कांस्टेंट हो गई है, ना ही इंक्रीज हो रही है ना ही डिक्रीज हो रही है। आप देखेंगे तो आफ्टर 6 सेकेंड्स, 6 सेकंड के बाद स्पीड क्या है, स्ट्रेट लाइन में आ गई है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म मोशन आ चुका है, इक्वल समय में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, यू हैव टू राइट डाउन ओनली। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, आपको क्या लिखना होगा, आफ्टर 6 seconds the part of graph shows uniform motion of the car। आपको सिर्फ इतना पार्ट लिखना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 सेज, state which of the following situations are possible and give an example for each of these। तो आपके पास दो कंडीशंस दे रखी है, पहली कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन मैं कराऊंगा। बोला गया है कि आपको बताना है कि ये जो कंडीशन दे रखी है क्या ये कंडीशन पॉसिबल है, और अगर है तो उसका एक एग्जाम्पल दीजिए। तो सबसे पहली कंडीशन है, एन ऑब्जेक्ट विद ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन। एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो, मतलब एक्सीलरेशन हो, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या हो, 0 हो। तो क्या ऐसी कोई कंडीशन होती है जब एक्सीलरेशन हो और वेलोसिटी 0 हो? हमने इससे पहले जो कुछ क्वेश्चंस किए थे उसमें एक कंडीशन थी, कौन सी,
जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी सर्टेन हाइट से, किसी हाइट से क्या करते हैं, ये ग्राउंड है, ये h हाइट है, किसी हाइट से रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, तो जैसे ही मैं छोड़ता हूं उस टाइम इसकी वेलोसिटी क्या थी, 0। ठीक है, उस जस्ट छोड़ने के मोमेंट पे उसकी वेलोसिटी थी 0, लेकिन उस पे एक्सीलरेशन क्या लग रहा होता है, ग्रेविटी जिस एक्सीलरेशन से खींचती है। और आप सबको याद होगा ग्रेविटी का एक्सीलरेशन क्या होता है, g, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कौन सी कंडीशन है, ये वो कंडीशन है जब कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो लेकिन वेलोसिटी क्या हो, 0 हो। तो आपको इसका आंसर लिखना है यस इट इज पॉसिबल। और ये कब पॉसिबल है, आप लिखेंगे व्हेन वी रिलीज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम सर्टेन हाइट then at the moment of releasing it has constant acceleration and 0 velocity। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट क्या है जरा देखते हैं। सो बी पार्ट में हमसे पूछा गया है एन ऑब्जेक्ट इन ए सर्टेन डायरेक्शन, एक कोई ऑब्जेक्ट है जो किसी भी एक डायरेक्शन में घूम रहा है या चल रहा है, विद एन एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में जा रहा हो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या लग रहा हो, एक्सीलरेशन हो रहा हो। यहां पे वेलोसिटी है तो एक्सीलरेशन इसके परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री पे हो, जरूरी नहीं है इधर हो, इधर भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है। आपको याद हो हमने सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा था। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट मूव करता है सर्कुलर मोशन में या सर्कुलर ट्रैक पे, जैसे कि एक एथलीट है जो सर्कुलर ट्रैक पे क्या कर रहा है, रन कर रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। जैसे कि ये अगर हमारा अर्थ है और मून जो है उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो वो भी क्या है, सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा था वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है टेंजेंट की तरफ, मतलब अगर मैं इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना चाह रहा हूं तो वो होगी इसके बिल्कुल टेंजेंशियल, इस पे निकालना चाहता हूं तो वो होगी इसके टेंजेंट पे, इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना चाहता हूं तो वो होगी टेंजेंट पे। लेकिन एक्सीलरेशन कहां लगता है इसमें, याद रखिएगा इसमें एक्सीलरेशन लगता है सेंटर की तरफ। कहां लगता है, सेंटर की तरफ। अगर ये वेलोसिटी है तो यहां पे एक्सीलरेशन इधर होगा, अगर ये वेलोसिटी है तो एक्सीलरेशन इधर होगा, ये वेलोसिटी है तो एक्सीलरेशन किधर होगा, बिल्कुल 90 डिग्री सेंटर पे। और इन केसेस में, इन द केस ऑफ सर्कुलर मोशन, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आर परपेंडिकुलर टू द ईच अदर। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। आप लोग लिखेंगे यस इट इज पॉसिबल। और कब पॉसिबल है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर मोशन। ठीक है, जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन पे मूव करेगा, एट दैट टाइम वेलोसिटी होगी टेंजेंट की तरफ और एक्सीलरेशन होगा सेंटर की तरफ। और हमें पता है रेडियस और टेंजेंट में क्या होता है, 90 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन 9 भी समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। सो इन दिस क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड अस एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो क्या कर रही है, सर्कुलर ऑर्बिट पे घूम रही है, जिसका की रेडियस क्या है 4250 किलोमीटर। पूछा गया है कैलकुलेट इट्स स्पीड, आपको उसकी स्पीड निकालनी है अगर वो 24 आवर्स लेती है अर्थ का पूरा एक चक्कर लगाने में। दैट मीन्स अगर ये हमारी कौन है, मदर अर्थ, और एक सैटेलाइट है जो इस अर्थ के चारों तरफ घूम रही है,
मैं एक सैटेलाइट ड्रॉ कर देता हूं। सो ये एक सैटेलाइट है जो इस अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रही है और अर्थ के सेंटर से यहां तक का जो रेडियस दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 42250 किलोमीटर। तो बोला गया है अगर ये सैटेलाइट पूरा एक चक्कर कितनी देर में लगा रही है, 24 आवर्स में लगा रही है। सो कैलकुलेट इट्स स्पीड। बहुत सरल है, हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। दैट मीन्स हमें डिस्टेंस निकालना होगा कि एक 24 घंटे में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और टाइम तो हमारे पास पता है। अब ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हमें दे रखा है यहाँ पे इस पॉइंट पे। ये ऑर्बिट कैसा है, सर्कुलर है। दैट मीन्स ये सर्कुलर ऑर्बिट है तो ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, सर्कल का सरकमफेरेंस। वेरी गुड। तो सर्कल का सरकमफेरेंस निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, यू हैव टू फर्स्ट राइट डाउन गिवन कि आपको क्या क्या गिवन दे रखा है। तो गिवन में हमें दे रखा है व्हाट, रेडियस जो है 42250 किलोमीटर, टाइम दे रखा है कितना, 24 आवर्स। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 24 आवर्स आप निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सैटेलाइट इन 24 आवर्स और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। मतलब जो ये सर्कुलर ऑर्बिट है इसका सरकमफेरेंस निकाल लीजिए और सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, जिसकी वैल्यू क्या होगी 2 इंटू 22/7 इंटू ये पूरा रेडियस कितना है 42250। मैं अभी इसे सॉल्व नहीं कर रहा। अब आप स्पीड निकालेंगे, स्पीड ऑफ सैटेलाइट क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय सैटेलाइट अपॉन टाइम टेकन। अब इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो भाई डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है कितना, ये 2 पाई आर मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू 42250 अपॉन टाइम कितना लगा है 24 आवर्स, तो डिवाइड कर दोगे 24 से। इससे जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आएगी वैल्यू 2 इंटू 22 इंटू 42250 अपॉन 7 इंटू 24। ठीक है, और आप क्या करेंगे 2 1 टाइम्स, 2 12 टाइम्स, 2 6 टाइम्स, 11 टाइम्स, तो आपके पास वैल्यू बचेगी 11 इंटू 42250 अपॉन 6। और आप जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 11065.4 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ गई आपकी, ये आ गई आपकी स्पीड। कौन सी स्पीड, जिस स्पीड पे ये सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाएगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो और आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। So if you like this video, do hit the like button and share this channel and this video to your classmates. Thank you everyone.